क्या वास्तु एक रीजन हो सकता है इन सब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज का खाली होने का? अभी रिसेंटली मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया का केस आया है। वास्तु के हिसाब से डिजास्टर है वो। पहला, नॉर्थ ईस्ट के अंदर किचन टॉयलेट, दूसरा के ब्रह्मस्थान पे किचन है, और तीसरा डिजास्टर है साउथ वेस्ट की एंट्री और साउथ वेस्ट में रोड हिटिंग और साउथ वेस्ट में बोरिंग अंडरग्राउंड वाटर टैंक के ब्रह्मस्थान पे अगर आप हैवी चीज डाल देते हो, चाहे कॉलम है चाहे फर्नीचर है, कुछ भी डाल देते हो, तो वहाँ पर रहने वाले परिवार के अंदर हेल्थ इश्यूज आते हैं, वो भी पेट से रिलेटेड है। क्या वास्तु सच में एक साइंस है या फिर बस एक भ्रम है, एक अंधविश्वास है जो बहुत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है? आज की डेट में कुछ लोगों की इसकी गहराई नहीं पता। दीपक जी, एक ना इफेक्ट होता है प्लेसिबो इफेक्ट। बस एक कोइंसिडेंस होता है कि आपने उन्हें कुछ बताया और वो चीज हो गई। प्लेसिबो इफेक्ट जो है काम नहीं करता। चाहे वो आप डॉक्टर के पास जाओ, उसकी दवाई भी आपको नहीं लगेगी। कैसे चेक की जाए डायरेक्शन, क्या है सही तरीका? तो इसलिए इसको यूज करने के लिए ये प्रिकॉशन यूज करनी पहली बात। अब इम्पोर्टेंट है कि कहाँ खड़े होके लें। 4 जगह पर आप रीडिंग नोट करोगे, 4 में से 3 जहाँ एक जैसी आ रही हैं, तो समझ लेना आपने। क्या कुछ ऐसी स्पेसिफिक पेंटिंग्स या फिगर्स हैं जो हमें घर में कभी नहीं रखनी? जैसे आपके स्टूडियो में मैंने देखा ये दीपक जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, बीइंग ऑन द यंग पॉडकास्ट। और आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ लोग बस इसको एक अंधविश्वास कहते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं वास्तु के बारे में। और वास्तु को शास्त्र कहा जाता है, यानी वास्तु शास्त्र, और कुछ लोग इसको साइंस भी मानते हैं। अब आप ये मुझे बताइए कि क्या वास्तु सच में एक साइंस है या फिर बस एक भ्रम है, एक अंधविश्वास है जो बहुत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है? तो विकास, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये वास्तुशास्त्र कोई भ्रम नहीं है। ये पूरा का पूरा एक साइंस है, अपने आप में साइंस है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे पहले लोगों को योगा के बारे में नहीं पता था, और बाबा रामदेव ने उसके बारे में बहुत अवेयरनेस लोगों को दी और लोगों को उसका लाभ हुआ। तो वो भी एक साइंस है। सांस ही तो लेना है, लोगों को ये लगता है सांस ही तो लेना है, लेकिन उन्होंने जब बताया कि सांस कैसे लेना है, अनुलोम विलोम कैसे करना है, भ्रामरी कैसे करना है, उसके फ़ायदे लोगों को हुए, तब जाके लोगों को समझ में आया तो ये तो वाकई एक साइंस है और इसके लाभ बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही वास्तुशास्त्र है, क्योंकि आज की डेट में कुछ लोगों की इसकी गहराई नहीं पता। ये शास्त्र है, ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स आज से हज़ारों साल पहले ऋषि मुनियों ने पहले ही किताब में लिख दिए थे कि अगर आप ये दिशा के अंदर ऐसे ऐसे घर बनाओगे तो ये लाभ होंगे, और इस डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट बनाओगे, किचन बनाओगे, जो बनाओगे तो ऐसा ऐसा लाभ या नुकसान होगा आपका। तो ये एक प्योर साइंस है जो एनर्जीज पे काम करती है। खेल सारा एनर्जीज का ही है। आज की जो जनरेशन है उसको लगता है, उसको चाहिए लॉजिक। जी। अगर इधर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे सारी साइंस जो है, जो एनवायरनमेंट, जो हमारा जो स्पेस है, इन्वायरमेंट है, 5 एलिमेंट्स है, उसी के ऊपर बेस्ड है। पूरी सृष्टि 5 एलिमेंट के ऊपर बेस्ड है और हमारा वास्तु भी 5 एलिमेंट्स के ऊपर ही बेस्ड है। उन 5 एलिमेंट्स को ही हम लोग बैलेंस करते हैं। तो उसी के ऊपर कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स को हम फॉलो करते हैं और नई प्लानिंग करते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, तो उसके आज तक लोगों को बहुत बेनिफिट हुए हैं। तभी तो ये सब्जेक्ट अब पॉपुलर भी हो रहा है, इसके बेनिफिट भी हो रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो मानते ही नहीं हैं, उसका कोई हल नहीं है, क्योंकि उनको वो जानना ही नहीं चाहते, इस गहराई में उतरना ही नहीं चाहते, क्योंकि जब जानोगे तभी तो मानोगे। करेक्ट। तो ये कारण है। दीपक जी, एक ना इफेक्ट होता है प्लेसिबो इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि चीज़ें तो होनी ही होती हैं, बस एक कोइंसिडेंस होता है कि आपने उन्हें कुछ बताया और वो चीज़ हो गई। तो वैसे आप ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। तो आप ये मुझे बताइए कि वास्तुशास्त्र क्या सच में एक प्लेसिबो इफेक्ट है या फिर नहीं है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि प्लेसिबो इफेक्ट जो है काम नहीं करता, बिल्कुल करता है। चाहे वो आप डॉक्टर के पास जाओ, अगर जिस डॉक्टर पे आपको भरोसा नहीं है, उसकी दवाई भी आपको नहीं लगेगी। आप ये करके देख लो। आप जिस डॉक्टर के पास जाते हो, हमेशा उसी के पास जाते हो। जब आप बीमार होते हैं, जिस हॉस्पिटल में जाते हो उसी में, क्यों? क्योंकि आपका फेथ है। कहीं ना कहीं वहाँ पर भी प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है। वास्तव में मैं ये नहीं कहता कि नहीं करता है, करता है, लेकिन 100% नहीं कि पूरा पूरा प्लेसिबो इफेक्ट हो गया और हो गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे पास क्लाइंट जो है रिपीट होके नहीं आते। जी। प्लेसिबो का इम्पैक्ट एक बार हो सकता है। एक बार मान लो हमने किसी को धोखा दे दिया,
दूसरी बार तो नहीं दे सकते। पहले उसने अपना घर कराया, फिर फैक्ट्री कराई, फिर तीसरी जगह कराई, फिर चौथी जगह कराई। तो मेरे पास तो 4 टियर, 5 टियर, 6 टियर तक के क्लाइंट्स हैं। तो इसलिए ये स्टार्टिंग में कुछ देर के लिए काम करता है, लेकिन खेल सारा एनर्जीज का है। फ़र्क क्यों आता है लोगों को? जब हम वहाँ पर हम एनर्जी शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ स्टोर बना है जो गलत डायरेक्शन के अंदर, उसको हल्का करा दिया, साफ़ सफाई करा दी, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको क्लीन करा दिया, तो अपने आप ही इम्पैक्ट आ गया। तो ये एनर्जीज़ का खेल है, पूरा का पूरा प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है। आपने अभी बात की कुछ एनर्जीज की, कुछ एलिमेंट्स की। सिंपल तरीके से मैं समझना चाहूँगा कि कौन सी एनर्जी या कौन सा एलिमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए और क्यों। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसको 4 क्वाड्रेंट के अंदर समझा देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आप अपने प्रीमाइसेस को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लो। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए। हम कलर कॉम्बिनेशंस का लेते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जोन है जिसमें हम मानते हैं वो वास्तु पुरुषा का हेड होता है। ये हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से हो गया। दूसरा, साइंस के हिसाब से हम ऐसा मानते हैं, कोई भी जगह जब बनती है तो उसके नॉर्थ ईस्ट में नेचर अपने आप पॉजिटिव एनर्जी अकोमोलेट करती है। वो पॉजिटिव एनर्जी पूरी फ्लो करती है और उसका पैटर्न है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चलने का, फ्लो करने का। अब मान लो आपने नॉर्थ ईस्ट में गलती से टॉयलेट बना दी, वहाँ गंदगी डाल दी और डेली गंदगी डाल रहे हो, तो आपके घर में गंदगी यानी कि नेगेटिव एनर्जी फ्लो करेगी। तो हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप किचन या टॉयलेट ना बनाओ। और तीसरा फिर ये है अर्थ एलिमेंट, जो मैं 5 एलिमेंट्स की बात कर रहा था। तो ये वाटर एलिमेंट है। तो वाटर एलिमेंट है इधर, इस एलिमेंट के अंदर अगर आपने किचन बना दी तो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि किचन जो है वो फायर एलिमेंट इंडिकेट करती है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ ना तो यहाँ किचन होनी चाहिए, ना टॉयलेट होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप जो कलर यूज़ करने चाहिए आपको है वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम है, पिस्ता ब्लू, ग्रीन। ये कलर नॉर्थ ईस्ट के लिए हो गए। अब बात करते हैं दूसरे क्वाड्रेंट यानी कि साउथ ईस्ट की, जिसको हम अग्निकोण भी बोलते हैं, फायर एलिमेंट भी बोलते हैं। तो इस फायर एलिमेंट के अंदर फायर से रिलेटेड ही आपको काम करने चाहिए ज़्यादातर। जैसे किचन हो गई, इंडस्ट्रीज़ के अंदर फर्नेस हो गई, और छोटी किचन, बड़ी किचन, फायर से रिलेटेड जितने भी काम है। कोई फायर से रिलेटेड आपकी मशीन भी हो सकती है जिसके अंदर हीट होती है। तो वो सारा काम आपको फायर एरिया के अंदर करना चाहिए। और इसको बैलेंस करने के लिए आप फायर से रिलेटेड कलर यूज़ करने चाहिए, जैसे रेड, पिंक, ब्राउन, चेरी, चॉकलेट, कॉपर, ऐसे कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं। अब तीसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं, साउथ वेस्ट, जिसको हम अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। इस एलिमेंट के अंदर मास्टर बेडरूम वगैरह होना चाहिए। ये स्टेबिलिटी का जोन भी है। और इसके अंदर जो कलर यूज़ होने चाहिए, ये होने चाहिए मर्ड, येलो, गोल्डन, डार्क क्रीम, ऐसे वाले कलर, ताकि ये एलिमेंट भी बैलेंस हो जाए। और चौथा है वायु कौन या एयर एलिमेंट। तो ये 4 एलिमेंट है। और चौथे एलिमेंट के अंदर भी साफ़ सफाई होनी चाहिए। हम जैसे इंडस्ट्रीज़ का अंदर बोलते हैं, यहाँ रॉ मटेरियल रखो, फाइनल प्रोडक्ट रखो, मशीनरी भी रख सकते हो। वैसे ही घर के अंदर हम बोलते हैं, जिस लड़की की मैरिज नहीं होती तो उसको ये वाला बेडरूम देना चाहिए। तो अगर बेडरूम नहीं दे सकते तो उसको एज ए स्टोर भी यूज़ कर सकते हो। और पांचवा एलिमेंट होता है ब्रह्मस्थान, जो स्पेस, जो उसको 5 एलिमेंट्स में पांचवा हो गया स्पेस। तो ब्रह्मस्थान हमारा नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा होना चाहिए। ब्रह्मस्थान पे कोई वजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा देखा गया कि ब्रह्मस्थान पे अगर आप हैवी चीज़ डाल देते हो, चाहे कॉलम है, चाहे फर्नीचर है, कुछ भी डाल देते हो, तो वहाँ पर रहने वाले परिवार के अंदर हेल्थ इश्यूज आते हैं, वो भी पेट से रिलेटेड। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं हमें बहुत साल पहले ही बताई गई हैं शास्त्र के अंदर, कि नॉर्थ ईस्ट में क्या करना है, साउथ ईस्ट में क्या करना है, साउथ वेस्ट में क्या करना है, और नॉर्थ वेस्ट में क्या करना है और क्या नहीं करना है, और ब्रह्मस्थान में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो उन फार्मूलाज़ को, उन प्रिंसिपल को लेके हम जब चल रहे हैं, पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो ये साइंस बहुत बढ़िया काम कर रही है। जय। आप अभी कुछ क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे थे और उसमें बात की आपने डायरेक्शंस की। डायरेक्शंस वैसे समझना तो काफ़ी इजी हो गया आज के टाइम में, क्योंकि हर किसी के मोबाइल में कंपास होता है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पता ही नहीं है कौन सी डायरेक्शन कहाँ है, या फिर कैसे चेक की जाए डायरेक्शन। कैसे कर सकते हैं हम चेक, क्या है सही तरीका। ये विकास बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, क्योंकि लोगों को ये बहुत चैलेंज आ रहा है डायरेक्शन का। उनको देखना ही नहीं आता। वो कहते हैं घर से अंदर जाएं, घर के सेंटर में खड़े हों, प्लॉट के बाहर खड़े हों, कहाँ खड़े होके लेनी चाहिए डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन तो सेम ही रहनी चाहिए। डायरेक्शन हमेशा सेम ही रहती है, यही लोगों को कन्फ्यूज़न आती है। डायरेक्शन कांस्टेंट है आपके एरिया के लिए, यहाँ कांस्टेंट है। मैं यहाँ आज आया हूँ
5 साल बाद आऊँगा, 10 साल बाद आऊँगा, तो यही डायरेक्शन रहेंगी, ये चेंज नहीं होती। लेकिन लोगों को पता नहीं है जी। कि कहाँ से खड़े होके लेना है। कहीं से भी खड़े होके लोगे डायरेक्शन सेम ही आएंगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको रीड कैसे करना है, और जब आप कंपास यूज़ करते हो तो उसमें क्या प्रिकॉशन यूज़ करनी है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों को। तो इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो हम कंपास यूज़ करते हैं, चाहे आईफोन हो चाहे दूसरे वाला, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। जब भी आप आईफोन यूज़ करो तो इसको हम हाथ में सीधा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पकड़ते हैं। तो अगर पॉसिबल है तो हम लोग करके दिखा सकते हैं अपनी ऑडियंस को। ये कंपास है ना, तो सबसे पहले इसको हाथ में पकड़ने का तरीका ये है, इसको कभी भी टेढ़ा मेढ़ा ना पकड़ें, ऐसे ना करें, नहीं तो इसका डायल जो है रोटेट हो सकता है। और ख़ास तौर पे इसमें कम है, लेकिन जो आप फिज़िकल दूसरी वाली कंपास यूज़ करते हो ग्रीन कलर की, उसमें डायल इसका अटक जाता है। यस, उसके अंदर डायल होता है, तो अंदर जो डायल होता है अगर टेढ़ा यूज़ करोगे, उसको ऐसे पकड़ोगे, उसको स्टक हो जाएगा वो। तो आपको जो एक्चुअल रीडिंग है वो आप रीड नहीं कर पाओगे, और समटाइम्स वो अटका ही रहता है। तो इसलिए हमेशा कंपास को ऐसे सीधा पकड़ो। इसको कंपास भी बोल सकते हो, कंपास भी बोल सकते हो, एक ही बात है। लेकिन चाहे ये वाली कंपास है चाहे दूसरे वाली, उसको पकड़ना ऐसे स्ट्रेट है, एकदम सीधा। बिल्कुल सीधा। दूसरा, जब भी आप इसको यूज़ कर रहे हो तो इसके साथ में आपके हाथ में दूसरा मोबाइल नहीं होना चाहिए, लोहे की रिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मैग्नेटिक कंपास है, इसका डायल घूम जाएगा। अगर इसके आपने इसके साथ मैग्नेट यूज़ कर लिया, लोहा यूज़ कर लिया, तो इसका डायल घूम जाएगा और आपकी डायरेक्शन जो है, जो नॉर्थ दिखा रहा है, ये रोटेट हो जाएगी। राइट, तो आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन जो है गलत हो जाएगी। देखिए, अब जैसे मैंने सीधा पकड़ा है, अब ये आपका नॉर्थ यहाँ दिखा रहा है इस साइड पे, बिल्कुल राइट। तो लेकिन जब आप इसके साथ कोई मैग्नेट यूज़ करोगे, लोहा यूज़ करोगे, हाथ में लोहे की रिंग है, कोई कड़ा पहना हुआ है, या दूसरा मोबाइल साथ में पकड़ लिया है, या गाड़ी के अंदर बैठ के कर रहे हो, तो ये रोटेट हो जाएगा आपका नॉर्थ। मतलब थोड़ा सा फर्क आ सकता आएगा, ये थोड़ा नहीं काफ़ी फ़र्क आ सकता है, 25-30 डिग्री तक फ़र्क आ सकता है। तो आपकी सारी की सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं नॉर्थ यहाँ है, आपको लगेगा नॉर्थ यहाँ है, जब रोटेट हो जाएगा इधर भी हो सकता है, उधर भी जा सकता है। तो इसलिए इसको यूज़ करने के लिए ये प्रिकॉशन यूज़ करनी पहली बात। अब इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ खड़े होके लें। आप किसी भी प्रीमाइसेस के सेंटर में खड़े होके ले सकते हैं, प्रीमाइसेस के बाहर प्रीमाइसेस की तरफ फेस करके आप इसकी रीडिंग ले सकते हैं। और एक चीज़ और, जब भी आप रीडिंग लेते हैं तो आपके ऊपर हाई टेंशन वायर नहीं होनी चाहिए, उससे भी ये रोटेट हो सकता है। और बेस्ट जो एरिया होता है, बिल्कुल जो आपके घर के बाहर जो रोड होती है उसके सेंटर में खड़े होकर लो, वहाँ कोई हाई टेंशन वायर नहीं होती, नीचे भी ज़मीन के नीचे कोई पाइप और वायर्स नहीं जाती, क्योंकि ये मैग्नेटिक कंपास है। तो ये घूम जाएगा, इसका रोटेट हो जाएगा। रोटेशन होने से आपकी सारी की सारी डायरेक्शन गलत हो जाएगी और आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो ये अगर प्रिकॉशन यूज़ करते हैं तो आप एग्जैक्ट डायरेक्शन मार्क कर सकते हैं, और आप घर के सेंटर में। और हाँ, एक प्रीमाइसेस पे आप कम से कम 3-4 जगह से आप इसकी रीडिंग नोट करो, अच्छा। क्योंकि घूम सकती है। 4 जगह पर आप रीडिंग नोट करोगे, 4 में से 3 जहाँ एक जैसी आ रही हैं, तो समझ लेना आपने सही रीड किया है। यानी कि अलग अलग जगह जाकर। अलग अलग जगह जाके, फ्रंट से देख लिया, सेंटर से देख लिया, किसी बेडरूम में जाके देख लिया, एक आधी साइड पे और जाके देख लिया। लेकिन कभी भी टेरेस पे जाके भी आपको रीडिंग नहीं लेनी चाहिए। टेरेस पे भी हमने देखा है इसकी डायरेक्शन रोटेट हो जाती है। तो इन अगर चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपको एक्यूरेट जो है इसकी रीडिंग मिल जाएगी। जितना मैंने अभी तक वास्तु को समझा है, तो वास्तु को फॉलो लोग इसलिए करते हैं ताकि कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं शायद वो वास्तु की वजह से उनको हो, और वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। यानी कि अगर वो प्रॉब्लम हो ही ना, तो ऑब्वियसली लोग वास्तु को फॉलो नहीं करेंगे। या फिर मैं कहूँ कि वास्तु हमने करवा लिया बट स्टिल हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, तो हम क्या करें, किसके पास जाना चाहिए? देखिए, अगर आपके एफर्ट्स अच्छे हैं, कर्मास अच्छे हैं, और घर का वास्तु भी अच्छा है, तो इतनी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आनी चाहिए। हाँ, 3 ही चीज़ें होती हैं, एक आपका वक्त कैसा चल रहा है, एक कर्म कैसे हैं आपके, और वास्तु कैसा है। वास्तु की जब भी हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है। तो क्या ये अदर फैक्टर्स भी इफ़ेक्ट करते हैं जब आप देखो, वास्तु चेक जो करते जो हो? सब्जेक्ट बने सब काम करते हैं, लेकिन वो सही गाइड करने वाले लोग आपको मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है, ऐसा नहीं कि न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती है, ऐसा नहीं कि वास्तु काम नहीं करती, सब काम करते हैं। लेकिन आपको सही एक्सपर्ट मिलने चाहिए, तो ये चीज़ें सही काम करती हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मेरा
जो प्रीमाइसेस है, चाहे घर है, ऑफिस है, दोनों एज पर वास्तु हैं और आपके एफर्ट्स भी अच्छे हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ऊपर से अगर आपका वक्त भी अच्छा है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आपका वास्तु भी बहुत ख़राब है, घर ऑफिस का, आपका समय भी ख़राब है, तो बहुत बुरे हालात पैदा हो जाते हैं। तीसरा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वास्तु अच्छा है, समय खराब है, तो समय खराब में भी वास्तु आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका समय खराब था, उसमें भी आप ठीक ठाक निकल जाओगे। जब आपका समय अच्छे आएगा तो उसमें आपका ग्राफ और ऊपर चढ़ जाएगा। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ना सभी की कुंडली और सभी का भाग्य अलग होता है, सभी के स्टार्स अलग होते हैं, और वास्तु भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों पे काम करता है। और घर में मान लो 4 से 5 लोग हैं, आपने वास्तु किया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वही वास्तु किसी एक पर्सन के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो और किसी एक पर्सन के लिए इतना बेनिफिशियल ना हो या फिर नेगेटिव हो? इज़ इट पॉसिबल? वो अच्छा और बुरा नापने का पैमाना आपके ऊपर है। अगर घर के अंदर 6 लोग हैं और 6 के 6 लोग अपना सिंसियरली एफर्ट्स डाल रहे हैं और सबको पॉजिटिव फील हो रहा है, तो रिजल्ट अच्छे ही आने हैं। लेकिन 6 में से एक कहता मैं काम ही नहीं करूँगा जी, आप जो मर्जी वास्तु कर लो, जो मर्जी एस्ट्रोलॉजी कर लो, तो उसके लिए तो ऊपर खुदा भी आके कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अपने एफर्ट्स डालने बहुत ज़रूरी है। वास्तु क्या करता है, आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं उसको धक्का मारता है, रिजल्ट अच्छे लाने में हेल्प करता है। ये वास्तु है सही मायने में। तो इनिशियली वास्तु की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? वास्तु की शुरुआत जो है बहुत अर्ली स्टेज से, यानी कि जब आप प्लॉट सेलेक्ट कर रहे हो, वास्तु एक्सपर्ट को बुला के, कंसल्टेंट को बुला के, अगर आप सपोज प्लॉट परचेज़ करने जा रहे हो तो उसी वक्त उनको आप हायर कर लो और उनको सलाह लो उनकी कि ये प्लॉट लूँ, ये वाला प्लॉट लूँ या ये वाला प्लॉट लूँ। जो वो फाइनल करते हैं उसके बाद उनके अंदर जो प्लानिंग पार्ट है, एज़ पर वास्तु कौन सी डायरेक्शन में क्या क्या करना चाहिए, वो प्लानिंग पार्ट सारा वो आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट और ऑनर तीनों बैठ के उनके हिसाब से ये प्लान होना चाहिए। और उसके बाद फिर कंसल्टेंट आपको गाइड करेगा ताकि आपकी कंस्ट्रक्शन स्मूथ चले, कहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, कहाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखना है, कहाँ नहीं रखना, और क्या क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करने हैं, बोरिंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये सारा वो बताता है, जिससे लाइफ इजी हो जाती है। वास्तु क्या है, लाइफ इजी करने का एक टूल है। तो यही है, योगा क्या है, लाइफ इजी करने का एक टूल है। आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो आपके विचार अच्छे रहेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो यही वास्तु करता है। दीपक जी, इफ़ पॉसिबल क्या आप प्लीज़ कोई केस स्टडी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? मेरे पास बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, केस स्टडीज़ ही केस स्टडीज़ हैं मेरे पास। तो चाहे रेजिडेंस के लिए ले सकते हैं, चाहे इंडस्ट्रीज़ की ले सकते हैं। ये मैंने कुछ नया सुना है कि प्लॉट खरीदते वक्त ही एक वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लॉट खरीदने के लिए, क्योंकि पहली बात है, जो अगर आपने कंसल्टेंट को हायर कर लिया और आपने एक प्लॉट देखा, वो कंसल्टेंट देखेगा कि ये साउथ फेसिंग है। जब आप मकान बनाओगे तो आपको क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं एज़ पर वास्तु, आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साउथ फेसिंग में क्या होता है, जब आप एंटर करोगे तो पीछे राइट हैंड कॉर्नर पे नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का एरिया, वहाँ ना उसने किचन बनाने देनी है ना टॉयलेट बनाने देनी है। तो साउथ फेसिंग में क्या हुआ, इतना एरिया आपका, इतना स्पेस वेस्ट हो गया। तो आपको वो सजेस्ट करेगा कि आप ईस्ट फेसिंग देखो, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग देखो। फेसिंग देखने के बाद वो देखेगा कोई रोड हिट तो नहीं कर रही और आसपास कोई टावर तो नहीं है, साइड में दोनों बिल्डिंग है और प्लॉट आपका छोटा सा है, आपके प्लॉट का सैंडविच तो नहीं बन रहा। तो वो पहले ही देख लेता है, सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेता है, फिर आपको गाइड करता है कि ये वाला प्लॉट आपके लिए ठीक है। तो उससे क्या हुआ गया कि उसने पहले ही देख लिया कि मैं जब इसको प्लान करूँगा तो ऐसे ऐसे करूँगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसलिए वो हेल्प हो जाती है। पिछली बार जब हमारा शूट हुआ था तो आपने केस बताया था जिसमें एक पर्सन ने 3 प्लॉट्स देखे थे और आपको बुलाया था और आपने कुछ चेक करके उनको बताया कि कौन सा प्लॉट ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा या फिर ज़्यादा सेफ है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके ओके ओके, ठीक है। तो एक क्लाइंट थे, उन्होंने काफ़ी सारे प्लॉट, 3 4 5 प्लॉट सेलेक्ट किए थे। उसमें ज़्यादातर प्लॉट्स जो है या तो साउथ या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट फेसिंग के था। और उनको लोकेशन बहुत पसंद थी और उनको वो जो प्लॉट मिल रहा था, जो जगह मिल रही थी, वो काफ़ी मतलब अच्छे रेट में मिल रही थी, सस्ते रेट में मिल रही थी। तो उनका ये था कि मेन उनका फोकस था कि मेरे पैसे बच रहे हैं, प्लॉट का साइज भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसके कई सारे कारण थे। एक तो फेसिंग गलत थी, एक उसका रोड हिट कर रहा था
और एक कॉर्नर का भी प्लॉट था। ऐसा नहीं है कि सारे कॉर्नर के प्लॉट गलत होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे वास्तु फ्लॉज थे उसके अंदर। एनर्जी लेवल भी पुअर था, और मुझे पता था कि अगर मैं इसको प्लान करूँगा, इस घर को बनाना स्टार्ट करेंगे, इनको काफ़ी सारे चैलेंज आएंगे, और वास्तु की प्लानिंग करने में ही बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने और प्लॉट्स दिखाए, फिर उनको मैंने गाइड किया कि आपको देखो ये वाली फेसिंग लेनी चाहिए, ईस्ट फेसिंग हो, नॉर्थ ईस्ट हो या नॉर्थ फेसिंग हो। फिर उन्होंने उसमें देखना स्टार्ट किया। टाइम और लगा, 2-3 महीने और लगे, लेकिन एक फिर अच्छा प्लॉट मिला, फिर उनको वो फाइनल करके दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप लोगों को चेंजेस के लिए बताते होगे तो काफ़ी सारे लोग मना करते होंगे और कहते होंगे अरे छोड़ो यार, नहीं करते हैं फॉलो आपकी बातें। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मन में लालच आ जाता है कि बाद में तो ठीक कर ही देंगे, प्राइस अच्छा मिल रहा है, लोकेशन बहुत प्यारी है, और दीपक जी तो है ही हैं, बाद में सॉल्यूशन करवा लेंगे। ऐसे बहुत केसेस होते हैं, और लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है। ऐसा कोई केस बताइए प्लीज़। ऐसा हुआ है, एक बार मेरे क्लाइंट ने ऐसा ही कर लिया था, मेरे मना करने के बावजूद वो प्लॉट ले लिया था। तो उसमें भी गलत डायरेक्शन थी, काफ़ी बेकार डायरेक्शन थी, रोड भी हिट कर रही थी, और उसके बाद उन्होंने बना भी लिया। और उसके बाद उनको प्रॉब्लम आई। एक और केस था, वो अब मेरे को दूसरा केस याद आया। ये बात है ग्रेटर नोएडा की। मेरे एक क्लाइंट, पुराने क्लाइंट, तो स्टार्टिंग में उनका पहले घर बैलेंस किया था, और उसके बाद उनका ऑफिस और एक फैक्ट्री बैलेंस की थी, जिसके उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। ये काफ़ी पुरानी बात है, करीब करीब आज से 10-12-15 साल पुरानी बात है। तो इतने अच्छे रिजल्ट मिलने से उनको मन के अंदर ये हुआ कि मैं वास्तु सीखूंगा। 3 जगह उन्होंने एज़ पर वास्तु मेरे से करवाई, और बेसिक नॉलेज हो गई उनको। फिर उन्हें किताबें पढ़नी शुरू की, फिर यूट्यूब आया, पॉडकास्ट सुनने शुरू किए। अब क्या हुआ, उनको एक बड़ा प्लॉट मिला घर के लिए। वो करीब था 450-500 गज का, और 500 गज के प्लॉट में उन्होंने मेरे को बुलाया नहीं, बताया भी नहीं, हाँ, तो वो खुद सीख खुद लेंगे। सीख। उनको यही था कि मैं सीख चुका हूँ सारा, इतनी नॉलेज तो मैं हूँ, मेरे पास है, तो मैं क्यों बुलाऊँ। तो उन्होंने एज़ पर वास्तु जितनी उनको नॉलेज थी पूरा घर बना लिया। और घर बनाने के करीब करीब मेरे को लगता है कि शायद 6-8 महीने बाद उनका मेरे पास फ़ोन आया कि दीपक जी आ जाओ, मैंने एक इंडस्ट्रियल प्लॉट देखा है, वो आपको दिखाना है, और एक ना आपके आशीर्वाद से नया घर बनाया है, और आप वहाँ पर भी एक बार आओ। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपने बताया नहीं, बस ये वो बन गया अचानक, ऐसे प्लॉट पसंद आया और फिर बन गया। मैं कहा ठीक है जी। टाइम फिक्स हुआ, मैं गया। तो पहले इनके ऑफिस में गए, जो पहले ही जिस ऑफिस को मैंने सेट कर रखा था वही ऑफिस था। वहाँ गए तो वो तो बिल्कुल बैलेंस था। उसके बाद इन्होंने नया जो प्लॉट लिया था, इंडस्ट्रियल प्लॉट जो अच्छा था, नॉर्थ फेसिंग था, तो वो बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गए घर। तो घर पे गए तो घर में जब मैं उनका पूरा घर विज़िट किया, और उसके बाद उनके ड्राइंग रूम में बैठे, तो पूरा परिवार उनका साथ मेरे बैठा। तो मैंने कहा जी आपको इतना टाइम हो गया है, तो कैसा लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया, मैक्सिमम चीज़ें, सारी नहीं, मैक्सिमम चीज़ें एज़ पर वास्तु बना ली। ठीक है, ईस्ट फेसिंग प्लॉट लिया घर का, और नॉर्थ ईस्ट खाली, पार्किंग नॉर्थ ईस्ट में, ड्राइंग रूम, जैसे जैसे बेसिक जो प्रिंसिपल है वो सारे फॉलो कर लिए। तो मैं उनके घर पे गया, सारे बैठे। तो मैंने पूछा जी कैसा रहा अभी आपका नए घर का सफ़र, कैसा रहा, कैसा फील कर रहे हो। उनकी मिसेज बोली कि भाई सब पूछो मत, जब से आए इस घर में बड़े परेशान हैं। मैं क्या हो गया। कहते जी हम इस घर के अंदर सिर्फ 4 लोग हैं। ठीक है, ये 2 मियाँ बीवी और उनका बेटा और उसके बेटे की मिसेस, 4 लोग। कहते जी कोई एक दिन ऐसा खाली नहीं जाता कि हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। मैंने कहा ऐसा क्यों। कहते जी पता नहीं। और कहते जी मेरा शरीर जो है ना वो थका थका रहता है, जोड़ दर्द करते हैं। तो फिर मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, इसको थॉरोली देखना पड़ेगा। फिर मैंने उनके पास नक्शा था, उन्होंने वो नक्शे पे ग्रिड मार्किंग कर रखा था। मैंने कहा दिखाओ एक बार। और फिर दोबारा मैंने घर उनका सर्वे किया। उन्होंने क्या किया, साउथ ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा गटर बना रखा था, सेप्टिक टैंक, और बहुत सारे शीशे गलत लगा रखे थे। ग्रे कलर का बहुत ट्रेंड है, ग्रे कलर यूज़ कर रखा था। और ऐसी गलतियां की ये वाली। साउथ ईस्ट के अंदर सेप्टिक टैंक कोई छोटी गलती नहीं है।
दूसरी बात, उस जगह के अंदर स्ट्रेस लाइन था। ये क्या होता है? एक जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन होता है, तो उसको हम इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं। तो उनको मैंने ये बताया कि आपके घर के अंदर ये समस्या है, और आप कहते जी कैसे ठीक करें। तो मैंने कहा चलिए स्ट्रेस लाइन तो मैं चेक करता हूँ। उनको स्ट्रेस लाइन चेक करके दिखाई, तो उसको बैलेंस कर दिया, बाकी मैंने उसका ट्रीटमेंट बता दिया। उसके बाद कहते जी एक समस्या और है। मैंने क्या? कहते हमारी मेड काम कर रही थी फर्स्ट फ्लोर पे, और वो अचानक चिल्लाई और दौड़ के नीचे आई। कहती वहाँ पर कोई सफ़ेद कपड़े में है, वहाँ पर कोई सफ़ेद कपड़े में है। तो इन्होंने बोला चलो मेरे साथ दिखाओ मेरे को। कहती मैं नहीं जाती जी। वो चली गई उसी वक्त घर छोड़ के, उसके बाद दोबारा काम पे नहीं आई। और मैंने इनसे पूछा कि कभी आपको भी फील होता है? तो कहते जी इनके बात करने के बाद, इनके बताने के बाद हमें फील होता है कि कुछ है। अब वो कहते वहम भी हो सकता है, एक्चुअल में भी हो सकता है, लेकिन उसने तो सफ़ेद कपड़ों में देखा, तो हमारे मन में डर है, ऊपर से हम बीमार भी रहते हैं। फिर वही इंस्ट्रूमेंट से हमने चेक किया। एक्चुअली ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट से इंडिकेट कर देते हैं, पता लगा सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ स्प्रेड वगैरह या कुछ ऐसी है कि नहीं है, कोई कुछ पैरानॉर्मल कोई ऐसी एक्टिविटी है कि नहीं। तो मैंने तो पहले मना ही किया, फिर उनको पता था कि ये इंस्ट्रूमेंट से पता लगा लेते हैं कि है कि नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इतना कर देता हूँ, आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ यहाँ है कि नहीं है। तो फिर मैंने चेक करना शुरू किया, तो मैंने बोला कि यहाँ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो कहते जी ये भी बता दो किस एरिया में है। तो मैंने उनको इंडिकेट कर दिया उस एरिया में। कहते जी उसी साइड पे वो चिल्ला के नीचे आई थी। वो एरिया था नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट एरिया में कुछ ना कुछ वहाँ गंदगी भी थी, कबाड़ भी रखा हुआ था, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल का सामान रखा होता है जो बच जाता है। तो मैंने कहा उस एरिया में। तो कहते जी हमने तो एज़ पर वास्तु घर बनाया है। तो मैंने कहा जी आपने अपनी नॉलेज के हिसाब से बनाया, मेरी नॉलेज के हिसाब से नहीं बनाया। आप मेरे पुराने जानकार हो, आपको मेरे को पहले प्लॉट दिखाना चाहिए था, उसके बाद मैं आगे बढ़ता। तो कहते जी अब इसका क्या इलाज है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है? मैंने कहा इसका इलाज मेरे पास नहीं है, ये डिपार्टमेंट अलग है। आप इसके लिए जो पंडित हैं या जो भी हैं उनको पकड़ो, पहले ये ठीक कराओ, और उसके साथ साथ आप वास्तु की ये चीज़ें ठीक करो। फिर उनका एक और क्वेश्चन आया। जी। कहते हमारे घर के सामने अभी ना रिसेंटली 2 डेथ हुई हैं। हाँ। एक ने सुसाइड कर लिया है और दूसरा रोड एक्सीडेंट में मारा गया है, और दोनों यंग डेथ हुई हैं। तो कहते क्या उनकी आत्मा इधर उधर तो नहीं घूम रही? तो मैंने कहा पॉसिबिलिटी है, मैं मना नहीं करता, लेकिन कुछ और भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। क्योंकि यंग डेथ हुई है, एक ने सुसाइड कर लिया है, एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया है। तो चांसेस होता है, ऐसा होता है, अकाल मृत्यु में होता है। और दूसरा ग्रेटर नोएडा का वो जो एरिया है ना, पहले वहाँ पर जो बाद में मेरे को पता चला कि नीचे ऐसे ही कब्रिस्तान ही था, कुछ ऐसे जला देते थे पहले तो लोग ऐसे ही। तो इसलिए उस एरिया के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, ख़ासतौर पे उनके घर पे तो है ही है। तो इसलिए उनको फिर मैंने गाइड किया कि पहले आप इसका इलाज कराओ, साथ साथ वास्तु करो, तो उनको राहत मिलेगी। तो उसके बाद फिर मैंने काफ़ी टाइम बाद फ़ोन किया उनको। तो कहते हैं अब हमने वो करवा लिया था हवन वगैरह पंडित जी को बुला के, और इसके बाद फिर आपने जो बताया था वो भी कर लिया। स्ट्रेस लाइन तो मैंने उसी वक्त ही उनकी ठीक कर दी थी। तो उसके बाद कहते अभी काफ़ी फ़र्क है, अब हमारी मेडिसिन कम हुई है, जाना बंद नहीं हुआ डॉक्टर के पास, लेकिन मेडिसिन काफ़ी कम हो गई है, हमारा जाना कम हो गया है। तो मैंने कहा धीरे धीरे और ये कम हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये बात हो गई मेरे ख्याल उसके बाद 3-4 महीने के बाद होगी, मेरे विज़िट करने के बाद। तब तक उन्होंने सारा करवा लिया था, फास्ट एक्शन लिया उन्होंने, साफ़ सफाई करवाई सारी। तो ये सारा इससे इससे उनको राहत मिली फिर। हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, वो हॉरर में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं या फिर इंटरेस्ट रखते हैं। तो क्या ऐसा सच में कोई कनेक्शन है वास्तु का विद द पैरानॉर्मल थिंग्स? बिल्कुल कनेक्शन है। अगर आपने एक ऐसी जगह पे घर बना लिया और वास्तु को इग्नोर किया, और वास्तु का अगेंस्ट बाय चांस सारी चीज़ें आपने बना ली। जैसे अगेंस्ट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में हम बोलते हैं कि किचन टॉयलेट ना बनाओ, आपने बना ली। साउथ ईस्ट में हम मना करते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरिंग, सेप्टिक टैंक ना बनाओ, वहाँ आपने बना लिया। और ऐसे ही बहुत सारे डार्क कलर यूज़ कर लिए, पूरे घर के अंदर मिरर लगा दिए। तो उससे क्या घर के अंदर नेगेटिविटी आएगी। तो नेगेटिविटी आएगी तो बैड स्पिरिट्स भी आ सकती हैं।
तो वो कनेक्शन है डायरेक्ट। और उसके बाद आपके घर में कभी पाठ पूजा नहीं हो रही, कभी आपने हवन नहीं कराया और बाकी चीज़ों का भी आप सेवन कर रहे हो, तो उससे नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। वही अगर आपने एज पर वास्तु घर बनाया और आपके घर में सुबह शाम पाठ पूजा भी हो रही है, आप अच्छे एफर्ट्स लगा रहे हो, तो मैक्सिमम चांसेस हैं ऐसी चीज़ें वहाँ नहीं आती। आपने ना कुछ इक्विपमेंट्स का नाम लिया जो कि मेरे लिए नए थे, जो कि आप यूज़ करते हो वास्तु कंसल्टेशन के वक्त। क्या होते हैं वो इक्विपमेंट्स? क्योंकि मेरे हिसाब से तो बस डायरेक्शन देखनी होती है और ये कंपास होता है। उसके अलावा आप क्या-क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हो? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसका नाम है यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर। तो ये इंडिया के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिज़ाइन किया था, तो मेरी ट्रेनिंग भी उन्हीं से हुई थी, आज से काफ़ी साल पहले। तो उसी से हम पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, डिटेक्शन ऑफ नेगेटिव आइटम्स और ये थोड़ा सा जो स्पिरिट वाला हम पता लगा लेते हैं। तो ये सारा काम तो उससे करते हैं हम। इससे पहले मैं यूज़ करता था एक लेकर एंटीना, वो भी एनर्जी ही इंडिकेट करता था। वो ऐसे टी शेप का एंटीना होता था ऐसे करके, तो क्लॉक अंदर बाहर वो रोटेट होता था अपने आप, उसको बोलते हैं लेकर एंटीना। तो पहले मैं वो यूज़ करता था, बहुत साल पुरानी बात है ये। और साथ में हमारे पास कंपास होता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। लेगर एंटीना अब मैं यूज़ नहीं करता, मैं स्कैनर ही यूज़ करता हूँ कि इसी से काम हो जाता है। तो मेन क्या होता है, ये पता लगाना होता है कि आपके घर में एनर्जी लेवल कैसा है। वो वैसे भी पता चलता है, लेकिन वो थोड़ा साइंटिफिक है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारा बेस्ड है वो फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि साइंस कहती है अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग नॉन लिविंग, सब में एनर्जी है। अगर एनर्जी है तो उसमें फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उन्होंने सैंपल्स बना रखे, उन सैंपल्स को यूज़ करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी का, लो फ्रीक्वेंसी का, उससे पता चल जाता है हमें नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। तो उस हिसाब से हम बैलेंस कर देते हैं उसको। क्या ऐसा हो सकता है कि कभी हमें फ़ील हो कि सब कुछ अच्छा है बट अल्टीमेटली अच्छा ना हो? एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक स्टूडियो और था मेरा इससे पहले, जो लोगों ने सेटअप देखा होगा, इस सेटअप से जस्ट पहले। वहाँ पर ना मैं 2 महीने रहा और उन 2 महीनों में मुझे वहाँ से भाग कर आना पड़ा लिटरली। कुछ ऐसा पैरानॉर्मल तो मुझे फ़ील नहीं हुआ, बट वहाँ पर जाके क्या हुआ कि मेरे सारे के सारे जो भी पॉडकास्ट अलाइन थे, सब पोस्टपोन होने लग गए। लिटरली आप मानोगे नहीं, पूरे 2 महीने एक सिंगल शूट नहीं हुआ। सब पोस्टपोन, सब पोस्टपोन हो रहे थे और मुझे नहीं पता क्या था, क्या कनेक्शन है उसका, क्यों हुआ। बट मुझे पर्सनली काफ़ी सुकून था। अगर हम एक टाइम के लिए बिज़नेस को, प्रोफ़ेशन को हटा दें, तो वैसे पर्सनली काफ़ी अच्छी नींद आती थी, काफ़ी अच्छा लगता था उस घर में, बट काम नहीं हुआ। तो क्या ऐसा कोई कनेक्शन हो सकता है जो शायद मेरे समझ में ना आया हो? देखिए, ये आप जो आप रियल स्टोरी है आपकी, ये हकीकत है ये बिल्कुल। क्योंकि आपको वास्तु के बारे में नहीं पता था, आपने लोकेशन देखी और आप एंटर कर गए, आपने अपना जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसको देखा, आप एंटर कर गए उसमें। लेकिन जब आपके साथ प्रैक्टिकल हुआ तब आप 2 महीने में भाग लिए वहाँ से। उसका कारण है वहाँ नेगेटिव एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैं, जिन्होंने सारी चीज़ें आपकी स्टक कर दी। एज़ पर वास्तु वो सारा वास्तु डिफेक्ट वहाँ ज़्यादा होंगे, एनर्जी लेवल लो होगा, इससे चीज़ें जो है सारे काम धंधे पे ऐसे ही असर आता है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों के घरों में भी ऐसा होता है जिनके बंगलोज़ हैं। वो कहते हैं जब से हम इस घर के अंदर आए हैं हम परेशान हो गए हैं। इतना शानदार घर है, इतना आलीशान घर है और इतना स्पेशियस घर है, लेकिन हमारे काम नहीं बन रहे। इससे बेटर तो हम पहले वाले घर में थे, छोटा था लेकिन बहुत बढ़िया था, बहुत पैसा आया उस घर के अंदर। ये मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं। फिर जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने साउथ ईस्ट में स्विमिंग पूल बना लिया है, साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल बना लिया है, जो कि पुराने घर में, छोटे घर में नहीं था। अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई और डिज़ाइन आड़े तिरछे हो गए, बड़े बड़े मिरर यूज़ कर लिए हैं और डार्क कलर यूज़ कर लिए हैं, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आता है, हेल्थ इश्यूज आते हैं। और पुराना घर छोटा था और वैसे ही एज पर वास्तु लकीली बन गया होगा, तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। तो ऐसा आप सिर्फ अकेले नहीं हो, बहुत एग्जांपल्स है। आपके साथ मैं आपकी ही एग्जांपल दूसरी शेयर कर रहा हूँ। जब हमने पिछली बार पॉडकास्ट में ऊपर वाले फ्लोर पे आपका शूट किया था, तो वहाँ पर भी मेरे को जो है वाइब्रेशन अच्छी नहीं आ रही थी। तो जब मैं एंटर किया तो मेरे को अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी वहाँ पर। तो लेकिन ठीक है, हमारा टाइम फिक्स था, हमने शूट करना था। और अब देखो, हमने वहाँ पर पॉडकास्ट शूट किया, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल वजह से हम उसको
दोबारा करना पड़ा, उसको ऑन एयर नहीं कर पाए, तो आज हम दोबारा मिल रहे हैं। तो ये कारण है। और आज मैंने क्या बोला, आपके यहाँ ग्राउंड फ्लोर में आते ही मैंने बोला कि अब यहाँ पर अच्छा फील हो रहा है, तो आज अच्छा भी होगा, आज ये पॉडकास्ट रिलीज़ भी होगा, तो ये फ़र्क है। ऑब्वियसली हम सब चाहेंगे कि लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो और हम उसमें किसी तरीके से अपनी भागीदारी दे पाएँ। बिल्कुल। खैर, अभी जब आप आ रहे थे तो आपने सैनिक फार्म से आते वक्त देखा होगा काफ़ी सारे बड़े बड़े बंगलोज हैं यहाँ पे, और उनमें जो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मैक्सिमम जो बंगलोज हैं ना वो खाली हैं। तो क्या वास्तु एक रीज़न हो सकता है इन सब इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ का खाली होने का? वास्तु सबसे बड़ा रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न है। मेरे सबसे ज़्यादा क्लाइंटल जो है दिल्ली के छतरपुर एरिया के अंदर है, जहाँ पर फार्म हाउस बनते हैं। मैं ज़्यादातर फार्म हाउस वहाँ पर उनके देखता हूँ। और मैंने पिछले 20-25 साल के अंदर ये कंपेयर किया है, जो जो एज़ पर वास्तु मैंने फार्म हाउस बनाए हैं वो बने भी टाइमली हैं और बिके भी जल्दी हैं उनके। दूसरा, जिन लोगों ने अपनी मर्जी के हिसाब से फार्म हाउस बनाए थे वो काफ़ी लंबे समय तक खाली पड़े हुए हैं, आज भी खाली पड़े हुए हैं। उसके कारण बहुत ज़्यादा हैं। एक तो फार्म हाउस के अंदर इरेगुलर शेप ऑफ द प्लॉट, पहली बात। दूसरा, उनको एंट्री नहीं समझ में आती कौन सी अच्छी एंट्री है। तीसरा, उन्होंने देखना है कि मैं स्विमिंग पूल अपने हिसाब से बनाऊंगा या क्लाइंट के हिसाब से मेरा माल बिक जाए। वो माल बिकना तो दूर है, क्लाइंट भी नहीं आता उसको देखने के लिए। फिर वो परेशान होते हैं कि ऐसा क्या हो गया, हमने इतना पैसा लगाया और कोई देखने भी नहीं आता। तो ये सारे कारण हैं। एंटी वास्तु जब आप बनाओगे तो वहाँ लो एनर्जीज हो जाएंगी और वैसी एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी गलती होती है एज पर वास्तु वो होती है वॉशरूम से रिलेटेड। इसके अलावा और कौन सी वो सबसे बड़ी गलती है जो शायद हमें नहीं पता है? 2-3 सबसे बड़ी गलतियाँ हैं जिनको मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी गलती है वास्तु के हिसाब से डिज़ास्टर है वो। पहला, नॉर्थ ईस्ट के अंदर किचन टॉयलेट। दूसरा, ब्रह्म स्थान के अंदर स्टेयरकेस, लिफ्ट, किचन या टॉयलेट। इंडिया में थोड़ा कम है, लेकिन फॉरेन के अंदर कनाडा और यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के प्लान भी मेरे पास आते हैं, नक्शे मेरे पास आते हैं। तो उनको जब स्टडी करता हूँ तो उनके जो ब्रह्म स्थान है वही 90% डिस्टर्ब होते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया का केस आया है, तो उसको बहुत बड़ा घर उन्होंने लिया है, लेकिन जब मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उनके ब्रह्म स्थान पे किचन भी बड़ा साइज़ है। बहुत सारे घर उनके मैंने रिजेक्ट कर दिया। वो मेरे को जूम मीटिंग कर करके हम उस पर बातचीत करते थे, मेरे को वीडियो पे दिखाते भी थे, तो मैंने बहुत सारे घर उनके रिजेक्ट कर दिए थे। फाइनली एक घर मैंने फाइनल किया जिसका ब्रह्मस्थान थोड़ा हमें ठीक मिला। तो दूसरा डिज़ास्टर है ब्रह्मस्थान, और तीसरा डिज़ास्टर है साउथ वेस्ट की एंट्री, और साउथ वेस्ट में रोड हीटिंग, और साउथ वेस्ट में बोरिंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये डिज़ास्टर है। तो इन 3 जो है बड़े बड़े वास्तु डिफेक्ट से हमें बचना चाहिए। दीपक जी, हमें ना काफ़ी सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खुद को वास्तु एक्सपर्ट बताते हैं, और ये पॉडकास्ट देखने के दौरान या देखने के बाद लोग ना काफ़ी लोग फील करेंगे कि हम भी कंसल्ट करें, एटलीस्ट पता तो लगे कि कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम कैसे पता करें कि कोई वास्तु एक्सपर्ट सच में एक्सपर्ट है या नहीं? देखिए, उसको जानने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। सबसे पहले वो देखो कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और कितने लंबे समय से कांस्टेंट वो मार्केट में टिका हुआ है। और तीसरा, सोशल मीडिया। आपको पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी। तो आज की डेट में सोशल मीडिया तो माई बाप है। लोग हर प्रकार के कमेंट करेंगे और आपको पता चल जाएगा, कमेंट से आप बता कमेंट से भी पता चल जाएगा, और थोड़ा सा आपको भी पता चल जाएगा कि इस बंदे ने छोटे लेवल के ही काम किए हैं, बड़े लेवल के काम किए हैं, या हर प्रकार के काम किए हैं। अब आप मेरा सोशल मीडिया हैंडल कोई सा भी चेक कर सकते हो, तो मैं वहाँ मेंशन किए हुए हैं। मैंने अच्छे लेवल के सारे काम किए हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के काम किए हुए हैं। फीडबैक्स भी होंगे वहाँ? उनके फीडबैक्स भी हैं, टेस्टिमोनियल्स भी हैं उनके, और उनका वीडियोस भी हैं, टेस्टिमोनियल वीडियोस भी हैं। तो उससे सामने वाले को पता चलता है कि हाँ भाई ये जेन्युइन है। उसके बाद किताब लिखना, ये भी ऑथेंटिसिटी है। एक बुक है जो अभी यहाँ पर रखी है, दी वास्तु सॉल्यूशन इसका नाम है। ये जो बुक है एग्जैक्टली किस रीडर कैटेगरी को टारगेट करती है, किन लोगों के लिए है ये? मैंने देखिए इसका नाम रखा है वास्तु सॉल्यूशंस। मेरा इंटेंशन क्या है, आम आदमी तक वास्तु जाए और इस बुक को पढ़े और अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान मकान का खुद वास्तु कर ले। मैंने इसके अंदर सारे छोटे सारे पावरफुल सॉल्यूशन दे रखे हैं
जो आदमी पढ़ के इस बुक को अपने घर का ऑफिस का वास्तु बैलेंस कर सकता है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा है। तो ये अभी इंग्लिश में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट बुक मेरी हिंदी में आने वाली है, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको लॉन्च किया तो बहुत सारी लोगों की डिमांड आई कि सर हिंदी में दो, हिंदी में दो। फिर मैंने इमीडिएटली हिंदी वाली बुक पे काम करना स्टार्ट किया। तो हिंदी वाली बुक अगस्त एंड पे तक लॉन्च हो जाएगी। वो बुक इसकी जस्ट एक ट्रांसलेशन है या इससे अलग है? नहीं, इसी की ट्रांसलेशन है, इसीलिए वो थोड़ा जल्दी हो पाया है, अदरवाइज फिर टाइम लगता है बुक लिखने के। तो वो इजी हो जाएगा। बहुत सारे आम लोग जिनको हिंदी जो बहुत इजी लगती है, सरल भाषा के अंदर, वो पढ़ के अपने घर का, ऑफिस का, चाहे छोटा घर हो, बड़ा हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, वो बैलेंस कर सकता है। तो मेरी इंटेंशन ये थी। जी। तो जब इंटेंशन ठीक हो तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। शायद आपकी एक बुक और है जो जियोपैथी से रिलेटेड कुछ है, उसके बारे में बताइए। जियोपैथी के रिलेटेड वो मेरी पहली बुक थी, क्योंकि आज की डेट में भी जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो हाँ, तो जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है, ज़मीन के नीचे से नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग। नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो डिस्टर्ब होती हैं। आपने देखा होगा कि मेट्रो की बहुत सारी वो एक मशीन होती है, टनलिंग मशीन, जो है नीचे जाती है, कई किलोमीटर बाद बाहर निकलती है। तो नीचे जो डिस्टर्बेंस पैदा होती है, फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से ये जो नेगेटिव एनर्जीज ऊपर आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे, बॉडी पे काफ़ी नेगेटिव असर आता है। तो उसका मैंने लोगों को आइडिया दिया कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और उसके अंदर भी थोड़े छोटे छोटे सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं। तो वो बुक भी मेरे अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। तो उसका नाम है जियोपैथिक स्ट्रेस एंड मेथड टू डी स्ट्रेस। तो वो भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, ये भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। वैसे इन दोनों बुक्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लोगों को मिल जाएगी। मेरे हिसाब से ना कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉमन डाउट्स होते हैं लोगों के वास्तु से रिलेटेड, जो लोग सोचते हैं कि यार इसके लिए किसी से क्या कंसल्ट करें, खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। एक बहुत ही कॉमन डाउट है कि मंदिर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, आप बताइए। ओके, तो ये तो बड़ा अच्छा और कॉमन क्वेश्चन है। मंदिर का देखिए, जो वास्तुशास्त्र के अंदर बताया गया है वो नॉर्थ ईस्ट बताया गया है। इसको ईशान कोण भी बोलते हैं, देवस्थान भी बोलते हैं, और वास्तु पुरुषा का हेड भी होता है। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना चाहिए। इसमें दो चीज़ें, पहले आप एरिया डिसाइड करो, जो मैं बता रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट एक एरिया है। दूसरा है आपकी फेसिंग किधर होनी चाहिए, भगवान की फेसिंग किधर होनी चाहिए। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जी, मतलब मंदिर का फेस नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए या हमारा? पहले है नॉर्थ ईस्ट एरिया, आपके प्रीमाइसेस का नॉर्थ ईस्ट एरिया, जो आप कंपास से आपको पता चल जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे घर का ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है। अब भगवान किधर देखेंगे, आप किधर देखोगे? आप देखोगे ईस्ट की तरफ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है तो ईस्ट मिलेगा ही मिलेगा आपको, या नॉर्थ ईस्ट दोनों कॉमन डायरेक्शन भी मिल सकते हैं। तो आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ, भगवान देखेंगे वेस्ट की तरफ। ओके, सो मतलब हमारा फेस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। हाँ, आपका फेस नॉर्थ ईस्ट में हो या ईस्ट में हो। ऐसा क्यों है, इसका भी कारण है। पुराने ज़माने में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे, भक्ति करते थे, वो कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक लंबा जो है उनका भक्ति चलता था। तो बिना खाए पिए करते थे। तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी उनके शरीर को? ऊर्जा मिलती है ईस्ट से, सूर्य देवता से। तो इसीलिए आज भी हम जब पूजा करते हैं तो हमारा फेस ईस्ट की तरफ होता है, या होना चाहिए, ताकि अगर आपने लंबी भक्ति करनी है, लंबी साधना करनी है, तो आप काफ़ी घंटों तक बिना कुछ खाए पिए सूर्य देवता आपको एनर्जी देते रहेंगे, आप पाठ पूजा कर सकते हो। तो ये इसके पीछे लॉजिक है। एक्चुअली लोगों को लॉजिक नहीं पता, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। अब लोगों को ये पता चल जाएगा कि ईस्ट फेसिंग ही क्यों, ये कारण है ईस्ट फेसिंग। आप लंबा बैठना चाहते हो, करो। अगर आपने हवन करना है, यज्ञ करना है, आप देखो पंडित जी भी आपका देखो फेस ऐसे ही कराएगा। कारण है उसके पीछे। पहले जो हवन यज्ञ होते थे, फेसिंग का बहुत बड़ा रोल है। और हवन यज्ञ कहाँ होना चाहिए? घर के ब्रह्म स्थान में करो या नॉर्थ ईस्ट में करो। तो उससे क्या होता है, उससे आपके घर की ऊर्जा चेंज होती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। तो ये कहाँ से आया? शास्त्रों से आया। समझा। तो ये ऊर्जा चेंज करने का ही मेथड है जो हम आज की डेट में कर रहे हैं, थोड़ा मॉडर्न तरीके से भी कर रहे हैं। और कुछ लोग हवन करते हैं। हवन मैं कहता हूँ लोगों को करना चाहिए। कुछ लोग सीख भी लेते हैं, हवन से एनर्जी लेवल चेंज होता है, तो ये करना चाहिए। और दूसरा, अगर मंदिर की ही बात चली है तो मंदिर में मैं एक बात बता दूं, मैंने ये देखा है कि मंदिर लोग क्या करते हैं, मंदिर बना लेते हैं, उसके अंदर भगवान की भीड़ लगा देते हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा भगवान रख लेते हैं। तो मेरा सुजेशन है कि इतने सारे भगवान इकट्ठे करने का कोई लाभ नहीं होने वाला। कितने होने चाहिए?
कम से कम भगवान रखो, एक एक फोटोग्राफ, ठीक है, या मूर्ति, कोई भी मूर्ति 9 इंचेस से ऊपर नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। जो बड़ा मंदिर है वहाँ पर अलाउड है, घर के अंदर 9 इंचेस से ऊपर मूर्ति नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर ही रखो। और एक एक भगवान रखो, जो सारे रख लो, एक एक रख लो, ठीक है, गणेश जी रख लो, हनुमान जी रख लो, शिव परिवार रख लो, राधा कृष्ण रख लो, तो बस एक एक रख लो। लेकिन फ़ोटोग्राफ रख लो, छोटे छोटे फ़ोटोग्राफ रख लो, और मूर्ति रख लो, मूर्ति 9 इंचेस से ऊपर नहीं होनी चाहिए। गणेश जी, लक्ष्मी रख लो। मंदिर के अलावा भी ना अक्सर देखा जाता है कि भगवान की मूर्ति या उनकी फोटो जगह जगह लगाई हुई होती हैं, हर रूम में लगी है। किसी ने गिफ्ट दे दिया एक भगवान की मूर्ति प्रतिमा को, तो उसको कहीं भी रख दिया। तो क्या ये चीज़ें भी हमारे वास्तु को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करती हैं या फिर बस एक नॉर्मल चीज़ इन है? वास्तु को डिस्टर्ब करती है, बिल्कुल ऐसे भगवान नहीं रखने चाहिए भाई। एक तो हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, आपने नॉर्थ ईस्ट में मंदिर लगा लिया, बाकी डायरेक्शन आपको पता नहीं, और हर जगह पे हर बेडरूम में भी आप लगा देते हो। मैंने देखा लोग बेडरूम में भी लगा लेते हैं। जब आप उनको भगवान मान रहे हो और आप संसारिक जीवन जी रहे हो, तो आपको नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा, आपको डायरेक्शन नहीं पता है। हर मूर्ति के अंदर क्या है, फोटोग्राफ्स के अंदर जो भगवान का डायग्राम है ना, उसकी ऊर्जा है, ये सारी डायग्राम की वैल्यू है। और आप हर जगह ऊर्जा 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 लगा दोगे और उसके बाद उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करोगे, उसको साफ भी नहीं करोगे, तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि पूजा तो केवल उन्हीं भगवान की वजह से जो मंदिर में है, साफ़ सफाई भी आप वहीं करते हो, और समटाइम्स क्या आप इतने भगवान लगाते हो, उनकी साफ़ सफाई भी नहीं होती, और रिस्पेक्ट तो दूर ही हो गई ना उनकी। वहाँ जा जा के आप आरती जा ऐसे थोड़ा करोगे, नहीं हो पाता, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आप मंदिर के अंदर करो, तभी आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। जगह जगह लगा दोगे ना, तो घर के अंदर ऐसा देखा गया कि अशांति आ जाती है, नहीं करना चाहिए ऐसा काम। मेरा ना एक पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे मुझे पसंद है कि मैं मार्केट जाता हूँ और कुछ भी पसंद आता है, जैसे कोई पेंटिंग पसंद आ गई, सीधा उठा के लाऊंगा और जहाँ मन करेगा वहाँ पर लगा दूंगा। तो क्या कोई पेंटिंग कहीं पर लगाने से भी हमारा वास्तु डिस्टर्ब हो सकता है और शायद ही हमारे लिए बुरा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? साइंस कहती है हर चीज़ में एनर्जी है, लिविंग नॉन लिविंग। हाँ। आप सपोज मार्केट गए, आपने एक पेंटिंग ले ली, और पेंटिंग में एनर्जी तो है ही है, डायरेक्शन आपको पता नहीं, और आपने गलत डायरेक्शन में लगा दी, और आपका काम अच्छा चल रहा था, और पेंटिंग लगाने के बाद आप भूल गए, और उसके कुछ दिन बाद आपका काम में अड़चने आने शुरू हो गई, तो चांसेस है वो पेंटिंग आपकी गलत थी या नेगेटिव थी। क्या कुछ ऐसी स्पेसिफिक पेंटिंग्स या फिगर्स हैं जो हमें घर में कभी नहीं रखनी? जैसे आपके स्टूडियो में मैंने देखा है, ये रनिंग हॉर्सेस वाली सीनरी है, ये अच्छी है, ये लगानी चाहिए। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि वाइट कलर के रनिंग हॉर्सेस होने चाहिए। दो प्रकार के हॉर्सेस होते हैं, कि वाइट कलर रनिंग हॉर्सेस, एक चेरी कलर या ब्राउन कलर रनिंग हॉर्सेस। तो वाइट कलर का डायरेक्शन और फंक्शन अलग है, चेरी कलर का डायरेक्शन और फंक्शन अलग है। तो पहले वाइट कलर की बात कर लेते हो। वाइट कलर रनिंग हॉर्सेस आप या तो नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हो या नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हो। और इसमें भी थोड़ा सा पानी हो सकता है, पहाड़ नहीं होने चाहिए, और घोड़े सारे के सारे वाइट होने चाहिए। और घोड़े जो है और घोड़े ग्रुप में भागने चाहिए। ऐसा नहीं है कोई एक इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है और बे लगाम है, ऐसा नहीं है, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। घोड़े क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेंथ एंड स्पीड। तो नॉर्थ ईस्ट जो है, जो हीलिंग का जोन है, तो वहाँ पर आपके अगर घर के अंदर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हो। नॉर्थ वेस्ट जो बैकअप का है, तो बैकअप को स्ट्रेंथ और स्पीड देने के लिए आप नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हो। तो ये तो बात हुई वाइट रनिंग हॉर्सेस के बारे में। अब बात करते हैं ब्राउन। तो ब्राउन रनिंग हॉर्सेस कोशिश करके जो बिजनेस ऑनर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को लगानी चाहिए। जो जॉब पे जाते हैं उनको नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये भी स्ट्रेंथ और स्पीड रिप्रेजेंट करते हैं। बिजनेस को स्ट्रेंथ देने के लिए, बिजनेस को स्पीड देने के लिए इसकी डायरेक्शन होती है साउथ। अगर आपने ब्राउन घोड़े ले आए और उसके अंदर पानी भी है, तो पानी वहाँ पर साउथ में नहीं चलेगा। तो इसलिए सारे ब्राउन कलर के घोड़े होने चाहिए और स्मूथ ग्रुप में दौड़ने चाहिए। और इसमें भी कोशिश करो हल्के फुल्के पहाड़ आ जाए तो आ जाए, बाकी नहीं होने चाहिए। और इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है वो? ये एक ग्रुप और स्ट्रेंथ और स्पीड इंडिकेट करता है, उसके बाद डायरेक्शन है। तो जैसा लगाओगे वैसा ही इम्पैक्ट आ जाएगा। सीधा। इसलिए हर एक चीज़ का इम्पैक्ट है। घर के अंदर, ऑफिस के अंदर एक एक चीज़ आपको सोच समझ के लगानी चाहिए।
आप बिना वजह गए मार्केट में उठा के ले आए, बिना गए मार्केट में सोचे समझे ले आए चीज़ें और लगा दी बिना डायरेक्शन के, वो आपको तंग कर सकती हैं। हम सभी लोगों का ना सपना होता है कि अपना घर हम खुद से सजाएं, खुद के मनपसंद कलर्स हो हमारे घर में जगह जगह पर। लेकिन जितना मैंने अभी तक समझा है वास्तु के अकॉर्डिंग, तो हम पेंट तक अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, वो भी वास्तु को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो क्या प्लीज़ कोई कलर कॉम्बिनेशंस बता सकते हैं जो कि हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कर सकते हैं, ताकि हम हमारे पास ऑप्शंस हो और उनमें से हम चूज़ कर पाएँ अपना फेवरेट कलर। अभी मैंने 4 क्वाड्रेंट वाली जो बात की थी, उसमें कलर्स मैंने सारे कलर कवर किए हैं, तो वही कलर आपको यूज़ करने हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम, पिस्ता ब्लू, ग्रीन ये यूज़ करने हैं, और रेड फैमिली बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। रेड फैमिली कलर्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने। ये तो ऑस्पिशियस इन ऑस्पिशियस की नॉर्थ ईस्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में आपको रेड फैमिली कलर्स यूज़ करने चाहिए, और क्रीम कलर ऐसा है कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो। और साउथ ईस्ट के अंदर कोशिश करो ब्लू ब्लैक ना करो, एंटी एलिमेंट कलर होता है। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट में येलो गोल्डन मड आपको यूज़ करना चाहिए, ग्रीन नहीं करना चाहिए। और नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी आप वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम और ब्लू कलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेंट के अंदर इस हिसाब से भी अगर आप यूज़ करोगे तो आपके घर में शांति रहेगी। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप न्यूट्रल जो है ऑफ वाइट क्रीम कलर यूज़ करो। वास्तुशास्त्र तो मैक्सिमम हिंदू लोग या जो सनातन धर्म को मानते हैं वही फॉलो करते हैं, बल्कि मैं कहूँगा उनमें से भी कुछ ही लोग फॉलो करते हैं। देखिए आज की डेट में तो मेरे पास जो है जो सिख कम्युनिटी है वो भी है, हिंदू भी हैं, और आज तक मेरी लाइफ में जो मुस्लिम है वो भी 2 क्लाइंट हैं, वो कम मानते हैं थोड़ा। क्यों, वही बात है, इन आपके ना जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। पहले इस सब्जेक्ट को समझना चाहिए, ये साइंस है क्या है, समझोगे तो आप मानोगे। आज की डेट में क्यों हमारे पास लोग आ रहे हैं, जब परेशान हो जाते हैं, कोई चीज़ काम नहीं करती, फिर कहते हैं शायद जब से हम इस घर में आए तभी से दिक्कत है, तो वास्तु शास्त्री को बुलाओ। तो ये तब से फिर वो धीरे धीरे कुछ जो है क्लाइंट अब और भी बढ़ती जा रही है। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि मनी प्लांट है, तुलसी है, तो माना जाता है कि उनको अगर हम घर में रखते हैं तो एक पॉजिटिविटी आती है और पैसा आता है। क्या ये सच में होता है? वास्तु कुछ कहता है इस बारे में? नहीं, प्लांट्स बहुत रोल प्ले करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है प्लांट्स। प्लांट्स मैं अगर बताऊँ ना आपको, प्लांट्स तो एक ऊर्जा है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, जिसको आप कम पैसों के अंदर अपने घर के अंदर ज़्यादा ऊर्जा ला सकते हो। मैं चाहता हूँ खूब तुलसी जी के पौधे रखो आप, और खूब मनी प्लांट रखो, और खूब ग्रीन प्लांट रखो। हाँ, इनकी डायरेक्शन भी है, जैसे मनी प्लांट है तो आप नॉर्थ में रख सकते हो, तो नॉर्थ में भी रख सकते हो, साउथ ईस्ट में भी रख सकते हो। खूब सारे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी जी लोग पता नहीं क्यों सिर्फ एक ही रखते हैं, हाँ, एक ही रखते हैं। एक ही रखते हैं, लेकिन तुलसी जी के अंदर इतनी पावर है, इतनी पॉजिटिविटी है, कि मैं चाहता हूँ खूब सारी रखो, खूब सारी रखो। तो इसकी डायरेक्शंस होती हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में रखो और दूसरी डायरेक्शन साउथ ईस्ट में रखो। ये गर्मी सर्दी के हिसाब से थोड़ा ना, कई लोगों के घर में तुलसी जी ग्रो नहीं करती, लेकिन वो सीजन के हिसाब से हमारे यहाँ इंडिया के अंदर ख़ास तौर पे दिल्ली के अंदर सर्दी भी बहुत पड़ती है, गर्मी भी बहुत पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हो, साउथ ईस्ट में सर्दियों में रखो, साउथ ईस्ट में सर्दियों में तुलसी जी रखो, और गर्मियों में नॉर्थ ईस्ट में रखो। तो दोनों जगह पे आप रखो, लेकिन काफ़ी रखो, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। ऊर्जा जो है घर की, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, पॉजिटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये करना ही चाहिए। इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं घर के अंदर, बेडरूम में, हॉल में, कहीं पर भी? साउथ वेस्ट को छोड़ के आप पूरे घर में रख सकते हो, साउथ वेस्ट और ब्रह्म स्थान को छोड़कर आप पूरे घर में इंडोर ग्रीन प्लांट्स रख सकते हो। लेकिन कोई भी ऐसा प्लांट जिसको तोड़ने पे दूध निकले, कांटे वाले और कैक्टस, इनको यूज़ ना करो घर के अंदर, बाउंड्री वॉल के बाहर यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कैक्टस तो मैंने देखा है लोग रखते हैं घर के अंदर। कैक्टस घर के अंदर मत रखो, घर के बाहर रख लो। और कोई भी ऐसा प्लांट जिसको तोड़ने पे दूध निकले, कांटे वाले और कैक्टस, इनको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न? शास्त्रों में बताया गया है कि इसका जो है दूध जिन पौधों में से दूध निकलता है तो उससे बरकत कम होती है। नींबू के प्लांट से जो रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं रहते। ये नींबू वाला मैंने करके देखा है, मेरे को इसका मेन साइंटिफिक कारण तो नहीं पता चला, लेकिन मैंने ये करके देखा है कि नींबू अगर आपने रख लिया घर के अंदर, बड़ा प्लांट हो गया आपका, तो वो रिलेशंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो इसलिए अवॉइड करना है। देखो शास्त्रों में उन्होंने कुछ चीज़ों का कारण नहीं लिखा है,
सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मना किया, नहीं करना, ख़त्म। तो नहीं करना तो फिर नहीं करना, अगर करना है तो करके देख लो, प्रैक्टिकल करके देख लो, पता चल जाएगा। अभी हमारे आसपास भी प्लांट्स हैं और लेकिन ये आर्टिफिशियल प्लांट्स है तो देखिए, आर्टिफिशियल प्लांट्स को मैं मना करता हूँ। इसका कारण है, इसका देखो कितना ब्राइट कलर है, रेड। और अगर ये आपका नॉर्थ ईस्ट जोन है तो ये एंटी एलिमेंट कलर हो गया और ये आपको ऊर्जा नहीं दे रहा। जी। जो बात नेचुरल में है इसमें नहीं है, तो इसलिए मैं आर्टिफिशियल को कहता हूँ कि ना लगाओ। लगाना है तो लाइव जो नेचुरल है वो लगाओ, इंडोर ग्रीन प्लांट्स लगाओ, ताकि आपको बेनिफिट हो। क्यों, आपने देखा था जब हमारा लॉकडाउन हुआ था, कोरोना आया था, लोगों ने घर के अंदर खूब सारे स्नेक प्लांट लगाए थे। क्यों लगाए थे? क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि ये ऑक्सीजन देता है। ये पता नहीं था उससे पहले, तो कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया। तो प्लांट्स के अंदर बहुत ऊर्जा है और आप इनको यूज़ करना चाहिए। प्लांट्स के बाद जो बहुत कॉमन चीज़ हर घर में होती है वो होती है मिरर्स। शीशे लोग कहीं भी लगा देते हैं और ऐसा मैंने सुना है कहीं कि बहुत ज़्यादा शीशे नहीं होने चाहिए घर में, कहीं कहीं भी कहीं नहीं होने चाहिए, कोई शीशा कहाँ लगाए कोई शीशा कहाँ लगाए। और इवन मना किया जाता है कि बेडरूम में तो शीशा होना ही नहीं चाहिए। देखो, वास्तुशास्त्र के अंदर मिरर जगह जगह पे नहीं लगाने चाहिए जब आपको डायरेक्शन की नॉलेज नहीं है। मिरर का काम क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं। मिरर क्या है, कहीं पर भी आप लगा दोगे तो उस एरिया को एक्सटेंड कर देता है, उस डायरेक्शन को एक्सटेंड कर देता है। आप यहाँ पर सपोज मिरर लगा दिया तो यहाँ खड़े होगे तो ये वॉल आपको वो लंबी दिखेगी, दूर दिखेगी। तो एरिया डायरेक्शन को एक्सटेंड करता है, एरिया को एक्सटेंड करता है, एनर्जी लेवल को भी एक्सटेंड कर देता है, जिससे घर इम्बैलेंस हो जाता है। मेन लॉजिक तो इसके पीछे ये है। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, बेड के पीछे या बेड के सामने भी मिरर लगा देते हैं और उसके बाद उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है और कई बार बुरे बुरे सपने भी आते हैं। तो वो भी एक कारण है। भले डायरेक्शन ठीक है लेकिन बेड के सामने लगा दिया तो वो तंग करेगा। और इसका जो एज़ पर वास्तु है, और कुछ लोग मैंने भी ये भी देखा है, अगर उनको ये पता चला कि मेरे घर की किचन गलत है, एज़ पर वास्तु मेरे घर की किचन गलत है, तो उसके पीछे मिरर लगा लेते हैं। ये तो और ज़्यादा जो है डिज़ास्टर है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया कि ये चीज़ों को एक्सटेंड करता है। तो आपने बर्नर के पीछे मिरर लगा दिया, यानी कि आपने फायर को और डबल कर दिया और ज़्यादा गलत कर दिया। ऐसा ही कुछ लोग और भी करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की स्टेयरकेस में मिरर लगा देते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेयरकेस में जब अंदर वाली साइड पे आप मिरर लगाओगे तो आपकी मिरर्स तो और डबल हो गई। तो ये काम नहीं करना चाहिए। मिरर की जो डायरेक्शंस हैं वो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक है, लेकिन उस में भी आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर आपकी इमेज नहीं दिखनी चाहिए, बेड के सामने नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर स्टेयरकेस नहीं दिखनी चाहिए, और उसके अंदर फायर नहीं दिखनी चाहिए। तो इसलिए शीशे जो है कम से कम ही लगाना चाहिए जब आपको नॉलेज नहीं है। अगर हाँ लगाना ही है तो उसको कहीं पर भी लगाओ, लेकिन कवर करके रखो। जब यूज़ करना है आधा घंटा यूज़ कर लिया, उसके बाद कर्टन करके रख दो, तो वो काम आप कर सकते हो, उसका कोई दोष नहीं है। तो ये सोल्यूशन पे बात आ जाती है। तो एक रेमेडी, सपोज आपको यहाँ लंबा एक मिरर चाहिए, आपके परिवार को चाहिए, तो आपने मना किया लेकिन वो मान नहीं रहे, तो आप क्या करोगे, यहाँ मिरर लगवा दो लेकिन उसके ऊपर रोलर ब्लाइंड लगवा दो। जब यूज़ करना है सुबह आधा घंटा 1 घंटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आधे घंटे से। लेकिन 24 घंटे में से अगर 23 घंटे ढका हुआ है तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन 24 घंटे में से 23 घंटे खुला हुआ है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, प्रीमाइसेस को इम्बैलेंस कर देगा। नहीं करना चाहिए ऐसा काम। मैंने बात की थी बेडरूम में मिरर नहीं रखना चाहिए, और जो भी रखते हैं मिरर उनको कहा जाता है कि आप ना रात को सोने से पहले उसको ढक दिया करो। और ऐसा माना जाता है कि मिरर जो है एक पोर्टल का काम करता है, दूसरी डायमेंशन से कनेक्ट कर देता है। और कुछ लोग इसको पैरानॉर्मल चीज़ों से भी कनेक्ट करते हैं। दीपक जी, आपका क्या मानना है इस बारे में? नहीं, ये हो सकता है। पैरानॉर्मल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ आपको बुरे सपने ज़रूर आ सकते हैं। आप डर सकते हो, रात को डर के उठ सकते हो, आपकी बॉडी पे दबाव पड़ सकता है। तो ऐसा होता है, इसके बारे में चर्चा नहीं होती। बॉडी के अंदर दबाव, बॉडी पे दबाव पड़ता है। कुछ लोग रात को मतलब डर जाते हैं और उसका पार्टनर उसको हिलाता है। ये आम देखा गया है, होता है। ये बॉडी पे दबाव पड़ता है, उसका जो भी कारण है, मिरर भी एक कारण हो सकता है। तो इसलिए बेड के सामने, तो मैं बेड के सामने और बेड की बैक पे मिरर नहीं होना चाहिए। बचना चाहिए इन चीज़ों से। देखो, अगर अपनी लाइफ आसान करनी है तो ये छोटे छोटे काम आपको करने पड़ेंगे। आपने किसी क्लाइंट से अच्छे खासे पैसे ले लिए
और उसका वास्तु कर दिया, सब कुछ सही है, बढ़िया चल रहा है। बट कुछ सालों के बाद उसके घर के आसपास एक कोई नई कंस्ट्रक्शन हो जाती है। तो क्या इज देयर एनी चांस कि आपने जो भी वास्तु किया था वो नई कंस्ट्रक्शन होते ही वो सब खराब हो गया? बिल्कुल 100% है। ऐसा है, वास्तुशास्त्र के अंदर 3 प्रकार के वास्तु बताए गए हैं। एक तो ग्राम का वास्तु, पूरा एरिया का वास्तु। एक हमारे घर के जस्ट बाहर का सराउंडिंग का वास्तु। एक हमारे घर के अंदर का वास्तु। तो आज की डेट में हम लोग सिर्फ घर के अंदर का या प्रेमाइसेस के अंदर का ही वास्तु करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि आज तो हम एज़ पर वास्तु बिल्डिंग बना दी और आपको अच्छे रिजल्ट मिल गए और कुछ सालों बाद आपको बुरे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए, जबकि घर वही है। तो हुआ क्या, आपका ये घर है और जब आपने घर बनाया था आपका इधर वाला प्लॉट खाली था और आपके घर में इस साइड ईस्ट था। तो आज आपके घर के साथ वाले प्लॉट के अंदर बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन बनाई, स्टिल्ट+4 बिल्डिंग खड़ी कर दी और आपका ईस्ट डायरेक्शन बिल्कुल ब्लॉक हो गया। इससे आपके घर के अंदर जो पहले अच्छे रिजल्ट मिलने थे वो कम मिलने शुरू हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि ईस्ट आपने रोक दिया। सुबह की किरणें आपके घर के अंदर आनी बंद हो गई। जो सुबह उठते ही आपके बेडरूम के अंदर सूर्य की किरणें आती थी वो बंद हो गई। तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, पहले हो सकता था आपका घर रोड लेवल से ऊंचा था, अब करते 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 आपका घर रोड लेवल से नीचा हो गया, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तीसरा, पहले आपके घर के सामने सरकारी ट्रांसफार्मर या पोल ऐसा कुछ नहीं था, वो लग गया। जैसे जैसे सराउंडिंग में चेंज आएगा, इमीडिएटली सराउंडिंग में चेंज आएगा, वैसे वैसे आपके घर के रिज़ल्ट भी चेंज हो जाएंगे। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार वास्तु हो गया और उम्र भर के लिए काम ख़त्म। आपको ये देखना पड़ेगा सराउंडिंग में क्या हो रहा है। और पहले आपके पड़ोस वाले घर के छत पे टावर नहीं था, अब लग गया, वो भी भुगतेंगे, आप भी भुगत सकते हो। लोग ना एक्चुअली हेजिटेट करते हैं वास्तु एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करने में, क्योंकि हम कॉमन लोगों का मानना होता है कि ये लोग तो सीधा बोलेंगे आपकी किचन सही जगह पर नहीं है, किचन को शिफ्ट करिए, वॉशरूम सही जगह नहीं है, इसको शिफ्ट करिए। तो तोड़ फोड़ का काम रहता है, रेनोवेशन करवाइए, खर्चा होगा, या तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते हैं लोग। आप प्लीज़ उन लोगों के लिए कोई रेमेडीज़ बता सकते हैं जो कि लोग इजीली घर पे कर लें बिना किसी तोड़ फोड़ के? देखिए, इसी चीज़ पे मैंने काम किया पिछले कई सालों से, बिना तोड़ फोड़, और मेरा यूएसपी है बिना तोड़ फोड़। मेरी कोशिश रहती है कि ना के बराबर तोड़ फोड़ मैं करवाता नहीं हूँ, और मेरे पास ऐसे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस हैं, बिना तोड़ फोड़ के हम सॉल्यूशंस देते हैं। और उसमें से कुछ ऐसे पावरफुल सॉल्यूशन मैंने इस किताब में दिए हुए हैं। बिना तोड़ फोड़ के ही वाले हैं वो सारे, आप कर सकते हो, कोई आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं। छोटे छोटे काम करो और रिजल्ट ले लो। और जहाँ आपका ऑलरेडी रेनोवेशन चल रहा है, तब वहाँ पर हम ये कहते हैं कि ठीक है, इसको शिफ्ट कर लो, अगर पॉसिबल है तो उसको शिफ्ट कर लो। यानी कि अगर बिना तोड़ फोड़ के काम होगा तो ऑब्वियसली आप उनको गाइड कर दोगे। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ ना टेप्स आती हैं, वास्तु टेप उनको कहते हैं, उनका भी यूज़ करके हम थोड़ा सा काम अपना चला सकते हैं। देखो, काफ़ी सारे लोग कई टाइप की रेमेडीज़ मार्केट में यूज़ करते हैं, लेकिन टेप लगाना जो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसके आसपास भी डस्ट जमा हो जाती है और थोड़ा प्लास्टिक टाइप इंडिकेट करता है और सफाई इतनी होती नहीं है। अगर टेप ही लगानी है, उससे अच्छा है कि पेंट कर लो। लेकिन मेरे पास जो है उससे भी पावरफुल सॉल्यूशंस है। ये टेप और पेंट जो है ना, टेम्परेरी है, टेम्परेरी सॉल्यूशंस है। एक ऐसा सॉल्यूशन करके देते हैं जिससे लंबे समय तक आपको राहत मिले, कई सालों तक। तो हमारे पास उस टाइप के पावरफुल सॉल्यूशंस हैं। एक चीज़ और है जो मानी जाती है, ऐसा बोला जाता है कि वास्तु का जो काम होता है ना, ये तो अमीरों के चोचले होते हैं, और सबके बस की बात नहीं, हर किसी का बजट नहीं होता कि आप लोगों को हायर कर सकें या फिर सिंपली रेनोवेशन करवा सकें, बार बार तोड़ फोड़ कर सकें। उन लोगों के लिए क्या कोई तरीका है कि लोग अपने बजट के अंदर एक अच्छा वास्तु करवा सकें? बिल्कुल, वो लोग भी हमें कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका मैंने एक तरीका निकाला है। मैं, देखिए, ये वास्तु पढ़ाता भी हूँ काफ़ी लंबे समय से, और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैंने कोलैबोरेशन कर लिया है। तो जो मुझे अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ मैं जाता हूँ, जो जिनका बजट कम है वहाँ पर फिर मेरे स्टूडेंट जाते हैं। लेकिन वो जो स्टूडेंट मेरे जो है, या जूनियर कंसल्टेंट है, जो भी जिस साइड पे जाते हैं उसका नक्शा भी मेरे से कंसल्ट करके ही होके जाता है। तो सॉल्यूशंस मेरे वाले ही सारे मिलने हैं।
बस मैं फिजिकल साइड पे नहीं गया हूँ, मेरे जो है जूनियर गए हुए हैं, इतना ही फ़र्क है। कहने का मतलब है कि हेल्प सबकी होगी। हेल्प सबकी होगी, अपनी अपनी इंटेंशन क्लियर है, घर घर वास्तु, यही करना है, यही करना है। तो ताकि आम जनता को राहत मिल सके, तो उसका यही सोल्यूशन निकाला है कि हमारे जो जूनियर कंसल्टेंट है, स्टूडेंट्स हैं, वो जाएंगे और उनके साथ मिलके काम करेंगे और मेरे साथ कंसल्ट होगा और मैं उनको गाइड करूंगा, वो आगे उनको गाइड कर देंगे और छोटे छोटे काम करा के उनको राहत दे पाएँ, जो भी जिनका बजट है उसको राहत दे पाएँ। तो यही मकसद है। जी। आजकल जितने भी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, सोसाइटीज़ बन रही है, मैक्सिमम एज पर वास्तु बनती हैं, और पहले ऐसे ऐसे बताकर ही उसको उनको एडवर्टाइज किया जाता है कि ये एज पर वास्तु बना है, तो लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। बट मैंने देखा है कि जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, इनमें आप लोग ज़्यादा जाते हो, वास्तु एक्सपर्ट्स ज़्यादा मिलते हैं। जो सोसाइटी या जो घर ऑलरेडी ही एज पर वास्तु बना है, तो उनमें आपका क्या काम? एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, जो बिल्डर क्लेम करते हैं ना, जब हम उस साइट पे जाते हैं तो वो 100% वास्तु फॉलो नहीं करते, जी। करते ही नहीं है वो। बस। अगर बोलते हैं, उस उन्होंने क्या किया है, जो इनका बाउंड्री वॉल है, मान लो अपार्टमेंट बना रहे हैं, अपार्टमेंट के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल में वो एंट्री अच्छी रखेंगे, ट्रांसफार्मर सही जगह पे लगाएंगे, बोर सही जगह पे लगाएंगे, जी। ठीक है, ताकि उनकी कंस्ट्रक्शन बढ़िया स्मूथली चलती रहे। अब आपने उसके अंदर टावर बनाने हैं, ठीक है, और चार टावर, चार टाइप के टावर हैं, 1 2 3 4, चारों में बिल्डर वास्तु भूल जाओ, कभी नहीं करेगा। वो क्या करता है, टावर के अंदर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में किचन टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं करेगा वो, इतना ही करता है, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। उससे भी बहुत ज़्यादा जो अच्छा बिल्डर होगा वो साउथ ईस्ट में किचन दे देगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो बिल्डर थोड़े से कम घर बनाते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम एज़ पर वास्तु बनाया जाए। तो वो क्या करते हैं, एक हायर कर लेते हैं, कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं, तो उसकी बेसिक सलाह लेके चलते हैं। तो ये ऐसे चला है, जिसने बहुत सारे घर बनाने हैं, अपार्टमेंट बनाने हैं, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। जिसने कम बनाने हैं वो कर लेगा, लेकिन उसकी भी श्योरिटी नहीं है, इसीलिए लोग कंसल्टेंट को हायर करते हैं। दीपक जी, आप शायद पहले आर्किटेक्ट थे। नहीं, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, सिविल इंजीनियर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिविल इंजीनियर थे और आपने सोचा एक काम करता हूँ, वास्तु सीख लेता हूँ, सिविल इंजीनियर तो मैं हूँ ही और वास्तु भी मैं ही देख लूँगा, तो दोनों काम पूरे घर का मेरे पास ही आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, लेकिन मेरे देखो, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में नहीं गया, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में नहीं गया, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग का फ़ायदा मुझे वास्तु के अंदर बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। फ़ायदा ऐसे हुआ है कि जब भी हम बड़ी बड़ी साइट करते हैं और वहाँ क्लाइंट के साथ उनके आर्किटेक्ट भी होते हैं और न्यू प्लानिंग करनी होती है, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे घर हो, चाहे फार्म हाउस हो, कुछ भी हो, तो उसमें मेरे साथ आर्किटेक्ट बड़ा कंफर्टेबल है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें मैं भी समझता हूँ सारी, तो उसको भी ईजी हो जाता है, मेरे को भी ईजी हो जाता है। अदरवाइज आर्किटेक्ट अपनी टर्मिनोलॉजी यूज़ करता रहेगा, मैं उसके मुंह की तरफ देखता रहूँगा। तो इसलिए एक तो वहाँ बेनिफिट हुआ मेरे, तो इसके बहुत कम चांस है कि कोई आपको बेवकूफ़ बना पाएगा। घुमा नहीं सकता, ईजी होता काम करना, ईजी मिल के काम करना ईजी हो जाता है। अदरवाइज़ क्या है, आर्किटेक्ट परेशान हो जाएगा, वो कहेगा मैं इनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीम क्या होता है, कॉलम क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है, आरसीसी क्या होता है, या जो भी सिविल की जो लैंग्वेज है, वो एक नॉन टेक्निकल को उतना समझ में नहीं आती जितना टेक्निकल पर्सन को समझ में आती है। तो उनके साथ बड़ा प्रोजेक्ट करने में बड़ी आसानी हो जाती है मुझे, तो ये हेल्प हुई है। दीपक जी, आज आपके साथ बात करके ना काफ़ी अच्छा लगा है, और मुझे ऐसा फील हुआ है कि वास्तु जो है ना वो बहुत डीप टॉपिक है, और एक ही पॉडकास्ट में हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो अगर आपके माइंड में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। दीपक जी या मैं आपको जो भी रिप्लाई होगा वो करेंगे। साथ ही साथ दीपक जी की सारी ही डिटेल्स हमारे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दीपक जी, आपका ये जो मिशन है ना, घर घर वास्तु, ये मुझे काफ़ी सही लगा, काफ़ी अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा, और हाँ, मैं ये चाहूँगा कि हर एक घर वास्तु को फॉलो करे, ताकि लोगों की मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो सकें बहुत ही सिंपल तरीक़ों से।